नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपके लिए एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत हम मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित मूल अधिकारों को भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह एक विस्तृत अधिकार पत्र है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उसकी उन्नति चाहने वाले जनतांत्रिक सिद्धांतों को समाहित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखते हैं मूल अधिकार। तो देखिए, यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको एक मैपिंग बना लेनी होती है और उसके बाद अगर आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आप जल्दी कैच कर पाते हैं, अन्यथा आप उसको बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। संविधान ऐसा विषय है जिसे एक क्रम से पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा समय तक याद रह सकता है। तो हम आज इस वीडियो के अंतर्गत केवल एक मैप तैयार करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित। कौन सा अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, उसके अंदर की जो विस्तृत व्याख्या है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे और उसमें वर्णित कुछ प्रावधान उनके बारे में देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है, यह यूएसए के संविधान तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो देखते हैं मूल अधिकारों में सबसे पहले अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो राज्य शब्द जो कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य 1959 का जो वाद था, उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने राज्य शब्द को स्पष्ट किया है और अनुच्छेद 12 में एक परिभाषा दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत न केवल संघ और राज्यों की सरकार और विधानमंडल के अंग भारत की संसद और राज्य विधानमंडल होंगे, बल्कि स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, नगर पंचायत आदि और अन्य प्राधिकारी भी राज्य शब्द के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। तो देखिए, राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाता है संघ और राज्य की सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, नगर पंचायत और अन्य प्राधिकारी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 में देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन और विधि शब्द की परिभाषा दी गई है और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू। अब देखेंगे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो आप सबसे पहले अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है उसे याद करिए और उसके बाद में फिर उसकी डिटेल्स को आप अंदर से बुक से, किसी भी जो रेफरेंस बुक्स आप लेके आए हैं, गाइड जो भी जिससे भी आप पढ़ते हैं उससे आप पढ़िए। तो समता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 सभी उपाधियों का अंत शिक्षा सेना के अतिरिक्त। आगे देखेंगे। देखिए अब है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 चार है जो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति। 19 बी शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, अर्थात आप बिना अस्त्र शस्त्रों के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। सी 19 सी के अंतर्गत संघ यानी संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 डी के अंतर्गत संचरण, अर्थात संपूर्ण भारत में आप निर्बाध रूप से कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। 19 ई में निवास की स्वतंत्रता है, संपूर्ण भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। और 19 एफ के अंतर्गत वृत्ति का, अर्थात आजीविका का अधिकार है, अर्थात आप कोई भी जीविका अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए आप कोई भी आजीविका अपना सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत महिलाओं या बच्चों का अवैध व्यापार, नशीली दवाओं या शराब, मिलावटी खाद्य पदार्थ, अहितकर जोखिम भर जो खतरनाक चीज़ों का व्यापार होता है वह आप अपनी वृत्ति के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। अर्थात आप अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वृत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं। अनुचित कारोबार व्यापार करने का आपको अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और 21 ए के अंतर्गत अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 और 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संघ, संचरण, भ्रमण, निवास और वृत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीने का अधिकार भी कहा जाता है। और 21 ए के अंतर्गत अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी गिरफ्तारी को कारणों से उसे यथाशीघ्र उस व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा और 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार गिरफ्तारी के संबंध में भी जो कुछ प्रावधान अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है मूल अधिकारों के अंतर्गत। उसके अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत 2 अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष या उससे कम आयु के किसी बालक को कारखाने में या खान में काम करने के लिए आप नियोजित नहीं कर सकते हैं। इसका प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में, जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। इसके अतिरिक्त अगला देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर आचरण कर सकता है और उसका प्रसार कर सकता है, लेकिन बलात् नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। जैसे आप अपने धर्म के संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, अपने संप्रदाय से या किसी अनुभाग से संबंधित लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अर्थात इसका अतिक्रमण नहीं करते हुए आप धार्मिक कार्यों का अपना प्रबंध कर सकते हैं, किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप कर सकते हैं कोई भी कार्य। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, जैसे टैक्स रिलीफ दिया गया है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का प्रसार कर रहा है, उसके लिए कोई संस्था स्थापित कर रहा है, तो उसे करों में छूट दी गई है, उस पर कोई कर अध्यारोपित नहीं होगा। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का अर्थ होता है छूट, उससे स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत राज्य की निधि से, अर्थात राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्णतः किसी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्थात राज्य के अधीन जो शिक्षा संस्थान आते हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो राज्य का धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता है कि राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को न तो किसी का पक्ष लिया जाएगा, न ही किसी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य किया जाएगा। राज्य के स्वामित्व की जो शिक्षा संस्थाएं होगी उनमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिषिद्ध होगी, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। परंतु अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहता है और उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है तो आप वो अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आप उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं। परंतु राज्य द्वारा संचालित किसी भी प्रकार के संस्थानों में, किसी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अनुच्छेद आगे देखेंगे। इस तरह से हमने 25, 26, 27, 28 उसमें देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। अब हम देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29, 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी या नागरिकों के लिए अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। और अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना व उनका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत आते हैं 23 अक्टूबर 1993 को कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी ऐसे 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया था। लेकिन 27 जनवरी 2014 को अधिसूचना के द्वारा जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं? 6। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, फारसी और जैन समुदाय। तो इन समुदायों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा।
जिसके अंतर्गत वह अपने समुदाय से संबंधित भाषा, लिपि और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 32, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचार। यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय ऐसा प्रबंध करता है कि आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। आप न्यायालय के संरक्षण में जा सकते हैं। ठीक है। संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दी है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए एक अंबेडकर जी का कोटेशन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने संविधान सभा में ये कहा था कि यदि मुझे यह कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं, इसी को अंकित करूँगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन है। तो हम बात कर रहे थे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना या शरीर प्राप्त होना। तो इस प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया जा सकता है कि जो हिरासत में व्यक्ति बंद है उसे सशरीर एक निश्चित उद्देश्य से निश्चित स्थान और समय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए, ताकि न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है, उसे बंदी रखने का औचित्य क्या है, और यदि औचित्य नहीं है तो वह उसे मुक्त कर सके। अगला है परमादेश, मैंडमस। परमादेश लैटिन शब्द मैंडमस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं। तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हो तथा उसके परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो अपने कर्तव्य या दायित्व का उचित निर्वहन करने का आदेश न्यायालय द्वारा उसे दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त है तीसरा, अधिकार पृच्छा को वारंटो का अर्थ होता है किस प्राधिकार या अधिकार से। तो यदि किसी सार्वजनिक पद पे कोई बैठा है और यदि उसकी नियुक्ति या चयन को लेकर किसी प्रकार का संशय या विवाद है, तो न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी कर सकती है को वारंटो कि किस प्राधिकार या अधिकार से वह अपने उस पद का उपयोग कर रहा है या उस पद के अधिकारों को उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोहिबिटेशन, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, तो जिसके अंतर्गत निम्नतम न्यायालय को अपने न्याय अधिकार का उल्लंघन करने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, जिसे कहते हैं प्रोहिबिटेशन। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षण लेख, सर्सियोर। उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है सूचनार्थ प्रेक्षण। तो यदि कोई निचले न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है तो उच्च न्यायालय या उच्चतर न्यायालय उसे सीधे अपने हाथ में या अपने न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश दे सकता है। अर्थात नीचे की जो निचली अदालत में यदि कोई मुकदमा या वाद चल रहा है तो उसे उच्च या उच्चतम न्यायालय सीधा अपने नियंत्रण में ले सकता है। इस प्रकार मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, को वारंटो, अधिकार पृच्छा, प्रोहिबिटेशन, निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, और सर्सियोर उत्प्रेक्षण लेख। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 33 हम देखेंगे, सशस्त्र बल एवं मूलाधिकार। तो अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य
अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 34 देखेंगे, मार्शल लॉ और मूल अधिकार। तो मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य कानून। जब भारत में कहीं पर भी मार्शल लॉ लागू होता है तब अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता भी प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 35 कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 35। लेकिन यह मूल अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 35 संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के विषय में। अब देखिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसे अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से वर्तमान में कुल मूल अधिकार है 6। अब देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। और जब तक आपके माइंड में एक मैपिंग नहीं होगी तब तक इसके अंतर्गत की डिटेल अगर आप पढ़ते हैं तो वो सारी स्मरण नहीं रहती। इसलिए आप सबसे पहले अनुच्छेद देखिए और उनके अंतर्गत जो उसकी हेडलाइन है वो याद करिए, और उसके बाद उसके अंतर की विस्तृत वर्णन को याद करने का प्रयास कीजिए। मूलतः जो प्रश्न बनते हैं वह ऊपरी तरह से ही बनते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है, और उन अनुच्छेदों से संबंधित जो प्रमुख वाद प्रवर्तित हुए हैं, जो वाद विवाद जो राज्य सरकारों और न्यायालय के बीच प्रवर्तित थे, उनके विषय में भी प्रश्न बनते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार हमने मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।